Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. I have someone really special with me, Colonel Tej Tikku, a voice renowned about Kashmir affairs. कश्मीर के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले इनका नाम आता है। इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, इनके नॉलेज के बारे में काफी कुछ बोला जाता है। A lot of people are actually following him in terms of his research. सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरे को ज्वाइन किया सर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई होप दिस इज द फर्स्ट ऑफ मेनी टाइम्स जब हम आपसे सीखने की कोशिश करेंगे सर कश्मीर में आज क्या हो रहा है और उसको रिलेट करेंगे सर हिस्ट्री से। आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मुझे जितनी छोटी मोटी जानकारी है मेरे पास, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के का पर्याप्त मैं उसका प्रयास करूंगा। और जो भी मुझे आता है, जो भी मुझे मालूम है कश्मीर के बारे में, मैं आपको अवगत कराता हूँ और आपके माध्यम से जो हमारे साथ जुड़ेंगे हैं उनको भी अवगत कराता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे अपने इस बहुत ही चर्चित शो में बुलाया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो घुसते हैं, देखिए अभी कश्मीर पिछले 2-3 साल से 2019 से काफी काम डाउन है, थोड़ा सा बड़े इंसिडेंट्स नहीं है एटलीस्ट। यू नो सिचुएशन काफी काम डाउन है, बट आज एक बड़ी नई सी फिनोमिनन दिखती है जिसको टारगेटेड किलिंग्स बोलते हैं सर। ये एक नया सा सॉर्ट ऑफ अ फिनोमिनन निकला है। इसका क्या पर्पस है सर? ये जो पुराने घाव हैं उनको खोलने के लिए किया जा रहा है कि यू नो क्या है, व्हाट इज द पर्पस? और इन लोग जो कश्मीर के लोग हैं सर, वो आज इन चीजों के बारे में क्या बोलते हैं सर? देखिए, जब भी कहीं इंसर्जेंसी आपने देखी होगी, एक क्लासिकल इंसर्जेंसी जो होती है, नॉर्थ ईस्ट में हो या फिलिपाइन में थी या कहीं और भी जगह पे दुनिया में, जब इंसर्जेंसी इतने बड़े स्केल पर हो रही हो जो कश्मीर में हुई थी 89-90 में शुरू हुई थी, उसका पीक पिछले 33 साल में, अगर आप पहले 15 साल देखें, फिर उसको बाद आहिस्ता आहिस्ता वो टेपर डाउन होने लगा। तो हर इंसर्जेंसी में एंड में आपको ये इंडिविजुअल किलिंग्स ही दिखेंगी, लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, बहुत प्लान तरीके से किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई मोटिव के बगैर है, कोई ऑब्जेक्टिव के बगैर, इसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव है। और हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी है, जिसका एक केंद्र बिंदु था जिहाद, क्योंकि वो जिहाद के नाम से ही चल रहा था। तो जिहाद किसके अगेंस्ट होता है हमें मालूम है, जिहाद के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हमें मालूम है। तो वो इंसर्जेंसी जो चल रही, हम उसको मिलिट्रीली तो हम उसको इंसर्जेंसी कहेंगे, लेकिन हमारी इस इंसर्जेंसी में काफी बड़ा एक रिलीजियस आइडियोलॉजी थी। और वो रिलीजियस आइडियोलॉजी तो ऐसी है नहीं कि किसी देश में आ गई और थोड़ी देर के बाद खत्म हो, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो मैं मानता हूं कि जब इसके अब इंडिविजुअल किलिंग्स क्यों हो रही हैं और इन इंडिविजुअल्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसमें हमें जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो लार्ज स्केल किलिंग्स होती थी, लार्ज स्केल एनकाउंटर्स होते थे, और जिसमें 5-6 का ग्रुप एटलीस्ट एक टाइम में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करता था या एक सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के ऊपर हमला करता था, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। उसमें काफ़ी सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलती है, वो कर नहीं पाते। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि काफी हद तक लोगों का समर्थन भी जो उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे इंसर्जेंट होता है वो एक, एज दे से, फिश इन द वाटर, आप कहाँ ढूंढेंगे उसको। लेकिन जब वो वाटर ड्राई अप होता है, उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलता या लोकल सपोर्ट में कमी आ जाती है, तो फिर वो एज अ ग्रुप नहीं ऑपरेट कर सकते। तो इंडिविजुअल, जिसे हाइब्रिड मिलिटेंट सब बोलते हैं, कि आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या एक कामगार आदमी है या कारपेंटर है, धोबी है, बार्बर है, सफाई वाला है, या नॉर्मल जो काम करता है, दिन में नॉर्मल आदमी की तरफ रहता है और शाम को पिस्टल उठाकर उसको जो हुक्म मिलता है उसके मुताबिक वो काम करता है, टारगेट करता है। तो ये इंडिविजुअल किलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि
एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस का डोमिनेंस है, मेनली क्योंकि उनको काफी अच्छा इंटेलिजेंस मिल रहा है। इसी लिए आपने देखा होगा पिछले 2016 के बाद कितने इंपॉर्टेंट उनके लीडर्स को एलिमिनेट कर दिया गया, न्यूट्रलाइज किया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान भी खुद अब इतना कमजोर हो रखा है इंटरनेशनल लेवल पर एक टेररिज्म के बरखिलाफ। तो डेफिनेटली लोग जागृत हैं, दुनिया जागृत है, और उनके प्रति, पाकिस्तान के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो गया। वेस्टर्न अलायंस का ही जिसके जिसके जिसकी वो कठपुतली थे, तो उन्होंने अपना समर्थन बंद कर दिया। कुछ पाकिस्तान की वो प्रॉब्लम आ गई। आपने देखा होगा कि जो लोग वहां पर इंसर्जेंसी चलाते थे रेडिकल्स ग्रुप के थ्रू, हाफिज सैयद हो या कोई और हो, सैयद सलाहुद्दीन हो या जैश मोहम्मद का चीफ हो, अब वो है दिखाई नहीं देते क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है उनके ऊपर। और तीसरी बात यह है कि वो अपने जो टेररिस्ट थे, जिहादी थे, उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे वो भेज नहीं सकते, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर निगरानी बहुत जबरदस्त बन गई है पिछले 30-32 साल से। और अब क्योंकि सर्विलेंस इक्विपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन्स है, हेवी डिप्लॉयमेंट है, तो वो आ भी नहीं सकते। इस वजह से जो बच्चे खुचे हैं, जो इस जिहाद में अभी भी बिलीव करते हैं, जिसको वो तहरीक के नाम से बुलाते हैं, तो वो लोग जो है इंडिविजुअल किलिंग करते हैं। अब इंडिविजुअल किलिंग हमेशा देख लीजिए, अगर आप देखेंगे इंसर्जेंसी का पिछले 33 साल में उनके उनके उनका टारगेट कौन होता था? उनके टारगेट 2-3 प्रकार के होते थे। पहला टारगेट होता था सिक्योरिटी फोर्सेस, दूसरा टारगेट होता था वो एलिमेंट्स कश्मीर के अंदर, वो मुस्लिम हो और कोई और हो, जो प्रो इंडिया है या उनकी मूवमेंट के अगेंस्ट है, और तीसरा कश्मीरी हिंदू होता था। कश्मीरी हिंदू इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, और उसको मारने से उनको एक वो बहुत बड़ा मैसेज देते हैं। एक तो पूरी कम्युनिटी को मैसेज देते हैं कि आप यहाँ आओगे तो आपके साथ भी यही होगा, और दूसरा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपने कोई कदम ऐसा उठाया जिससे आप डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित्स को रिहेबिलिटेट करोगे, तो उनको हम बसने नहीं देंगे। तो ये एक देयरफॉर ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये बहुत सोच समझ के ये बात की जाती है। और आपने देखा होगा इसमें से कुछ कश्मीरी पंडित तो जिनको टारगेट किया गया वो हैं जो उन्होंने कश्मीर छोड़ा ही नहीं था 89-90 में, वहीं थे वो, तो बिंद्रू साहब थे या कई और थे। तो एक तो वो मतलब अगर आप यहाँ रहते भी हो, लेकिन तब भी हम आपको रहने नहीं देंगे, क्योंकि आपको देखकर तो बाकी कश्मीरी पंडित आएगा यहाँ पर वापस रहने के लिए। तो दूसरा, जो नौकरी पेशा है, जो पीएम पैकेज में काम करते हैं वहां पर, उनको भी एक मैसेज, क्योंकि उनमें से भी कईयों को एलिमिनेट कर दिया गया, बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेटिंग करके, पता करके कौन है वो, कैसे है, कहां पर बैठता है, किस ऑफिस में काम करता है, उसको एलिमिनेट करने से वो मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप लोग जो पीएम पैकेज में यहाँ आए हो, आप लोग चले जाओ यहाँ से। और चले भी गए, क्योंकि मैसेजिंग है, एक मैसेजिंग तरीका है उनका देने का। एक को मार दिया तो सब, किल वन एंड स्केयर थाउजेंड। तो इसके पीछे ये धारणा है, और टारगेटेड किलिंग, इंडिविजुअल किलिंग के पीछे टैक्टिक्स ये है, क्योंकि वो अब यही कर सकते हैं, और चीज वो करने को उनको मौका नहीं मिल रहा है। दिस इज द रीजन। इंडीड बहुत आपने आपने हिस्ट्री के हिसाब से बताया कि इंसर्जेंसीज में नॉर्मली एंड में ऐसे ही कुछ होता है, बट सर लोग जो हैं वहाँ के, अपार्ट फ्रॉम द आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल लोग जो हैं, वो कश्मीरी हिंदू हों, मुस्लिम्स हों कि कोई और हों, उनकी क्या फीलिंग है सर? पहले जो था कि जब ऐसा कुछ इंसिडेंट होता था, लोग अपने आइसोलेट कर लेते थे अपने आप को। कोई, जो लोग इन चीजों में घुसना नहीं चाहते थे, वो अपना घर में जाके अपना बैठ जाते थे, भैया हमको नहीं इसके अंदर घुसना है। आज आपको कुछ चेंज दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये क्यों हो रहा है? आपको कोई चेंज दिख रहा है कि लोग वहां पर इकट्ठे हैं बोलने के लिए यार ये ठीक नहीं है? देखिए, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वहां पर। पहले तो आपने बोला कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी हिंदू को तो छोड़ दीजिए, वहां है ही नहीं कोई कश्मीरी हिंदू, अगर है भी तो उसकी ओपिनियन मैटर नहीं करती है। कश्मीर में थोड़ा सा मैं इसमें आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता हूँ। 1947 में जब एक्सेशन हुआ, तो तकरीबन 15-16% कश्मीरी हिंदू पॉपुलेशन होती थी वहाँ। ये 90 से पहले जब हमारा पलायन हुआ वहाँ से, तो
5% के करीब थी। और जब हम निकले वहाँ थे 4 लाख के करीब निकले और तकरीबन 30-40 हज़ार वहाँ रहते थे, बाद में वो 3 हज़ार बच गए टोटल। तो अभी उनका ओपिनियन मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि वो ओपिनियन मेकिंग का हिस्सा ही नहीं है, तो उनको छोड़ दीजिए। अब नॉर्मल जो कश्मीरी मुस्लिम है वहाँ पर, जब हम कश्मीरी बोलते हैं तो वो कश्मीरी मुस्लिम की ही बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि वही उधर 99.5 तकरीबन तकरीबन तमाम ही वही हैं, वो तो उन्हीं का मैटर करता है ओपिनियन। अब उनके क्या आप तब्दीली देखते हैं उनमें? हाँ, मैं बोलूंगा तब्दीली देखी जा रही है। तब्दीली इसलिए देखी जा रही है, देखिए कश्मीर के अंदर एक ये इस्लामिक जिहाद था, इसने इंसर्जेंसी का रूप लिया, और इस्लामिक जिहाद तो वो ओपनली बताते, जैसे जिलानी ने बोला ये क्या आप बोल रहे हो, ये मुहिम है, वो मुहिम है, ये इंडिपेंडेंस के लिए, ये हमारी तहरीक जो है बराए इस्लाम है, इट इज फॉर इस्लाम। और जब तकरीबन तकरीबन 92 के करीब पाकिस्तान ने जेकेएलएफ को खुद ही एलिमिनेट करा दिया, और ये मुहिम जो है, ये तहरीक जो है जमात हिजबुल मुजाहिदीन के हाथ में दे दी। हिजबुल मुजाहिदीन जमात इस्लामी का आर्म्ड विंग थी, और जिलानी ने इसके ऊपर पूरा कंट्रोल, बाय 1994 उसका पूरा कंट्रोल आ चुका था इसमें, और जिसके तहत सैयद सलाहुद्दीन को जो है उसको हेड बनाया था आर्म्ड विंग का, लेकिन उसके पीछे इखवानी पड़े, उसको भागना पड़ा यहाँ से, तो वो पीओके चला गया। लेकिन जिलानी क्योंकि हथियार नहीं उठा था, लेकिन वो ओवरग्राउंड था, उसकी एक पॉलिटिकल इमेज थी, वो सब कुछ कंट्रोल करता था। तो उस टाइम में जो रेडिकल एलिमेंट था कश्मीर का, रेडिकल एलिमेंट और जमात इस्लामी के जो काडर हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंस के बाद से की मुहिम, उससे पहले की मुहिम थी ये, क्योंकि कश्मीर के अंदर जब से वहां पर महाराजा के बरखिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ, महाराजा के बरखिलाफ मूवमेंट शुरू हुई शेख अब्दुल्ला के टाइम से 1925 के आसपास के बाद से, तो एक ये मुहिम जो है इस्लामिक, इसमें इस्लामिक एंगल बहुत बड़ा था, क्योंकि उसके बगैर वो सोचते थे कि महाराजा के अगेंस्ट जो है लोगों को मोटिवेट किया ही नहीं जा सकता है। तो काफी सारे लोग ऐसे थे इंडिपेंडेंस के एक्सेशन के टाइम में, जो जिनके दिल में इस्लाम के अलावा कुछ नहीं था, पाकिस्तान था, और वो जिन्ना के सपोर्टर थे, हालांकि कम थे। तो ये एलिमेंट तो हमेशा वहां पर था। फिर फ्लिप साइड फ्रंट बना, तो उस टाइम भी ये एलिमेंट एंटी इंडियन एलिमेंट था, तो ये हमेशा एंटी इंडियन एलिमेंट हमेशा रहा है, और इनकी प्रेरणा जो है पाकिस्तान से आती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब आप बोलेंगे मेरे को कि इसमें क्या आप चेंज नजर आते हैं? देखिए, चेंज इसलिए नजर आ रहा है, पहला तो इंटरनेशनली जो है इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर जो है काफी सारी बदनामी हो रखी है पूरे विश्व में, खासकर पाकिस्तान की, और पाकिस्तान हमेशा इंस्पायरेशन रहा है कश्मीरी रेडिकल इस्लामिस्ट के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फोर्ट ऑफ इस्लाम है, इस्लाम का किला है, अगर हम उसकी मुखालफत करेंगे, उसके बरखिलाफ जाएंगे, तो हम इस्लाम के बरखिलाफ जा रहे हैं, ये एक धारणा है। तो वो कभी भी आपने देखा होगा, कभी भी कश्मीर में पाकिस्तान के बरखिलाफ एक भी आवाज नहीं उठती, क्योंकि रेडिकल एलिमेंट उनको बोलेगा आप कम इस्लामी हो, आप पाकिस्तान के बरखिलाफ बोलते हो। लेकिन अब जब पाकिस्तान खुद ही कमजोर हो रहा है, अब पाकिस्तान खुद ही मुसीबत में पड़ रहा है, और नई जनरेशन जो है कश्मीर में वो देखती है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन यूथ ने क्या क्या काम किए, इंडिया के जो यंग लोग हैं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एजुकेशन को अपनी तरफ किया, और एजुकेशन मैं आपको बताता हूँ, कश्मीरी पंडित जो थे वो 100% एजुकेटेड थे, और मोस्ट ऑफ देम वो टीचर्स होते थे, प्रोफेसर्स होते थे, डॉक्टर्स होते थे। तो उनसे इन्होंने सीखा, जो यंग जनरेशन है, तो वो सोचते हैं कि भाई 30 साल 35 साल हमने अपने गंवा दिए, खून पसीना बहाया, लोगों का खून बहा दिया हमने, मिला कुछ नहीं, पाकिस्तान हमें बेवकूफ बना रहा है, ये एक धारणा अब इस धारणा ने जन्म लिया है वहां पर। लेकिन अभी भी वो लेवल नहीं आया है कि जहां पर कि लोग इसको ओपनली आर्टिकुलेट कर सके, क्योंकि रिलीजियस एलिमेंट का, रेडिकल इस्लाम का काफी होल्ड है उनके ऊपर।
दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे जितने सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, हम जिनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन, वो महबूबा मुफ्ती हो, उससे पहले मुफ्ती सैयद हो, शेखुबुल्ला हो, उसका बेटा हो, उसका गुलशाह हो, या कोई भी हो, मीर कासिम हो, हर एक ने वहां पर इस्लामिक कार्ड खेला। और ये इस्लामिक कार्ड महाराजा के बरखिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रही तब से लेकर अभी तक चल रहा है। लेकिन अब ये जो है ये इरेलीवेंट हो गए। इरेलीवेंट तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में तकरीबन तकरीबन खत्म हो गया। जिलानी भी जब उसका लास्ट फ्यू डेज थे तो वो भी तकरीबन तकरीबन खत्म हो चुका था, क्योंकि पहले क्या होता था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा कर दिया था, जो वो बोलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी चीज को मानती थी। आपने देखा होगा जब एक डेलीगेशन गया जिलानी के घर, उसने दरवाजा नहीं खोला, वो अपने आप को इतना बड़ा समझता था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाबी टाइट करनी शुरू कर दी और उसको बोला तुम्हारी औकात क्या है, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी रेलेवेंस जो है सोसाइटी में, उसका डिक्टेट जो है सोसाइटी में कम चलने लगा। यही बात है फारूक अब्दुल्ला की, यही बात है महबूबा मुफ्ती की, यही बात है गुपकार अलायंस की, क्योंकि ये लोग जब कुछ भी बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा सकम करती थी। अब ये बात नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिफ्यूज्ड टू सकम टू देयर। अब इनका क्यों ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिशियन नहीं थे या हिंदुस्तान की बात नहीं करते थे, लेकिन ये हिंदुस्तान की बात दिल्ली में करते थे। कश्मीर में ये इनके लिए इस्लाम हर एक चीज था, पाकिस्तान एक। आपने एक भी स्टेटमेंट नहीं देखी होगी जो पाकिस्तान के बरखिलाफ। आप फारूक अब्दुल्ला को ले लीजिए, उसने कितने कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिए। कभी वो कहता हम चाइना को बोलेंगे हेल्प करो, हमको आजाद कराओ, हमें आर्टिकल 3 से हटाओ। कभी बोलता है पाकिस्तान ही हमारा दोस्त है, फिर बोलता है जय हिंद करता है। तो कंट्राडिक्टी, इस कंट्राडिक्शन के अंदर, अच्छा दूसरी तरफ आप लिख लीजिए महबूबा, वो तो हमेशा से पाकिस्तान की ही बात करती है। कोई भी इशू ले लीजिए आप, हमेशा वो पाकिस्तान की ही बात। पाकिस्तान कल स्टेटमेंट देता है, आज वो वही स्टेटमेंट अपने रंग रूप से उसको बढ़ा चढ़ाकर या उसको थोड़ा सा कम करके वही देती है। उससे भी लोगों में जो है एक एक जो मैसेजिंग जाता था वो गलत मैसेजिंग जाता था कि अनिश्चितता का माहौल, आप तो है ही नहीं हिंदुस्तान के, आपने कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये सब जो कार्रवाई है ये बंद हुई। तीसरी बात मैं बताता हूं आपको, कश्मीर के अंदर किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। नो पॉलिटिशियन, नो कश्मीरी वॉज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एंटी इंडियन स्टांस। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब शेख उबला जिंदा थे तो, और इंदिरा गांधी के टाइम की बात कर रहा हूं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर मानी जाती थी उस टाइम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रेड किया था इनकम, हिडन इनकम को निकालने के लिए। वो मत्तूज थे, देवर रिलेटेड टू शेख उल्ला खान। तो वहां रेड करने जो गए तो फारूक अब्दुल्ला ने खुद एक एनसी कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनको इतनी पिटाई करी कि वो रेड ही नहीं कर सकते, कहीं तो उनमें से हॉस्पिटल भी एडमिट हुए। और आज क्या हो रहा है, आज इनके मकान तोड़े जा रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है। आज इनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, इनकी एनक्रोचमेंट इनसे छीनी जा रही है। आप इसका अंदाजा ही नहीं लगा, ये कभी हो ही नहीं सकता था कश्मीर में। और कश्मीर में यह धारणा बनी थी कि हिंदुस्तान कुछ कर ही नहीं सकता हमारे बरखिलाफ। तो काफी हद तक तो ये जो चीजें हो रही है कश्मीर के अंदर, पहले दिखाई नहीं देती थी। पहले इंडिया सकम करता था, अब इंडिया सकम नहीं कर रहा है, और उससे काफी सारी मैसेज आगे गई है। और खासकर जो मैंने यूथ के बारे में बोला, कई सारे यूथ ने तो अपनी कुर्बानी भी दी वहां पर इंडिया की बात करने के लिए। लेकिन जब क्या होता है, जब एक धारणा, एक थिंकिंग डेवलप होती है मासेस के अंदर, वो आहिस्ता 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 से बढ़ जाती है अगर उसका आधार सीखो। तो ये भी मुझे लगता है काफी हद तक बढ़ रही है, और इस वजह से लाल चौक अब वो लाल चौक नहीं रहा जहां पर कि कभी कोई जा ही नहीं सकता था। इस वजह से आपको दिखाई देंगे तिरंगे हजारों में लहरा रहे हैं। तो ये एक चेंज आया हुआ है वहां पर। सर मैं तो ऑनेस्टली बोलूं, ये जो आपने एक्सप्लेन करा है, ऐसी चीज कोई हमारी मीडिया में बताए तो बाकी सारे लोगों को भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि सबके दिमाग में एक चीज है कि एक स्विच है, बस ऑफ कर दो या ऑन कर दो, हो गया खत्म। वो वैसा नहीं है, और सोसाइटी को चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट है। जिसमें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो जो बड़ी ब्रूटल हिस्ट्री है
वो कश्मीर की, स्पेशली 90s की, 2000s की, जब पूरा कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ, उसके बाद जिस तरह के वहाँ पर अटैक्स होते थे, पहले तो सिविलियंस को इतना टारगेट नहीं था, बट स्टिल सिविलियन कैजुअलिटीज होती थी, ये होता था, वो होता था, काफी कुछ होता था, बंद होते थे, इंटायर थिंग वाज देयर। इसकी जो हिस्ट्री जो बाहर निकल रही है सर आज, अ, कितनी हद तक जमीन पे उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है सर, एंड एज अ कंट्री आपको दिखता है कि इंडिया में थोड़ी सी आज रिकग्निशन आई है, थोड़ी सी, मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि बहुत हम लोग अवेयर हो गए हैं, वो तो है नहीं बिल्कुल भी, बट एक थोड़ी सी रिकग्निशन आई है कि हमारी हिस्ट्री में बहुत कुछ गलत हुआ, जिसकी वजह से आज जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। तो आपको ये दिखता है सर? देखिए, मैं इसके बारे में कितना आदमी बता सकता है, ये एक बहुत ही पेनफुल स्टोरी है। मैं तो इस बात से बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि इंडिया ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया कश्मीर के हालात को बिगाड़ने के लिए। और ये 19 एक्सेशन के टाइम से ही मैं आपको कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन ये इंटरव्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको एक एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ। कश्मीर की प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए हमारे उस टाइम के हुक्मरानों का बहुत बड़ा हाथ है। ब्रिटेन, देखिए, जब इंडिपेंडेंस इंडिया की जो इंडिया का जब इंडिपेंडेंस मिला और उसमें जो पार्टीशन हुआ, वो पार्टीशन के पीछे का जो पॉलिटिक्स था वो हमें पता ही नहीं था। अब पता चल रहा है, क्योंकि अब कई सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अब रिवील किए जाते हैं, डीक्लासिफाई हो रहे हैं, तो काफी सारे लोगों ने वो स्टडी करके अब किताबें लिख रहे हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक वर्क है वो, क्योंकि वो आपको रेफरेंसेस ब्रिटिश लाइब्रेरी में ही मिलेंगे और आप वहीं से वहां जाकर नोट कर सकते हैं, आप उनको ले नहीं सकते। तो अब काफी सारे सामने चीजें आई हैं। मैं इसको लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा, लेकिन इसमें मेरे दिल में तो कोई शक नहीं है कि वेस्टर्न अलायंस जो थी 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वेस्टर्न अलायंस को लीड कर रहा था ब्रिटेन, और आहिस्ता आहिस्ता करके ब्रिटेन से वेस्टर्न अलायंस की लीडरशिप अमेरिका के हाथ में चली गई। लेकिन जहां तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ताल्लुक था, वेस्टर्न अलायंस, क्योंकि यूएसए के लिए इंडिया इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था, ब्रिटेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने फैसला किया था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो किसी भी हालत में हम इंडिया के नीचे नहीं रखेंगे, कांग्रेस को नहीं दे देंगे। हम उसको ऐसे व्यक्ति को देंगे जो हमारी बात मानेगा। क्योंकि उस टाइम जो था वेस्टर्न अलायंस, व्हेन इट वाज वाइंडिंग डाउन इट्स एम्पायर, तो वो नहीं चाहती थी कि इस साउथ एशिया के अंदर वो अपना इन्फ्लुएंस परमानेंटली खो बैठे। वो किस लिए? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो चीजों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, एक तो एयरक्राफ्ट और दूसरा टैंक्स और शिप्स। लेकिन टैंक्स और एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा लैंड वॉरफेयर में, और उन दोनों को चलाने के उनको फ्यूल चाहिए, और फ्यूल उनको मिला था मिडिल ईस्ट में, जिनको वो वेल्स ऑफ पावर बोलते थे। वेल्स ऑफ पावर को उन्होंने सोचा कि हमें ये किसी हद तक प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 40 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही एक और कन्फ्रंटेशन पैदा हो गई, कम्युनिज्म वर्सेस द ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज और इंपीरियलिस्ट, व्हाट वी कॉल देम। चाइना वाज आल्सो बिकमिंग अ कम्युनिस्ट। तो उन्होंने सोचा अगर ये चाइना और सोवियत यूनियन इकट्ठे हो जाते हैं, और उन दिनों माओ जेतुंग और स्टालिन तो उन्होंने हाथ मिला, तो बाद में लेट अर्ली 50s में उनका स्टालिन मरने के बाद उनकी डिफरेंसेस पैदा हुई, तब तक वो एक साथ है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे, एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते थे ग्रेट गेम। ग्रेट गेम जो थी वो हमारे जो कश्मीर के नॉर्थ में सिंकियांग, सदर्न सेंट्रल एशियन रीजन्स, ये इलाके में जो वो एक बहुत ही दुश्वार इलाका था, डिफिकल्ट इलाका था, वहां पर एक ये ग्रेट गेम होती थी। ग्रेट गेम का मतलब यही था कि ब्रिटिश एम्पायर अपना इन्फ्लुएंस आगे बनाना चाहता था और सोवियत इन्फ्लुएंस अपने नीचे आना चाहता था। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको पाकिस्तान किसी भी सूरत में बनाना था, और इसमें
कांग्रेस लीडर्स ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, उन्होंने बहुत गलतियां करी, वो समझ नहीं पाए क्योंकि उनको पॉलिटिक्स मालूम था लेकिन जो स्ट्रेटजी के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था, और दे कंटिन्यूअसली प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जिस वजह से पाकिस्तान बना। और जब कश्मीर पाकिस्तान के साथ उसने एक्सेशन नहीं किया, और उसमें भी हमारे भारत का ही एक बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने, अभी आपने देखा होगा, किरण रिजिजू ने एक दो आर्टिकल लिखे जिन्होंने उन्हें पार्लियामेंट्री डिबेट्स का वर्णन किया है, और उसमें लिखा है कि महाराजा तो जुलाई 1947 में ही विलय करना चाहते थे, उसको तो नेहरू ने बोला आप विलय नहीं कीजिए। तो काफी सारी हमने गलतियां करी जिस वजह से कश्मीर का मामला जो है बहुत उलझ गया, और इतना उलझ गया कि हमें ये नहीं पता चला कि इसको उलझाने वाला कौन था। इसको उलझाने वाला लॉर्ड माउंटबेटन था, वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को आगे बढ़ा रहा था, और लॉर्ड माउंटबेटन को हमने गवर्नर जनरल बनाया था। मोर इम्पोर्टेंटली वो हमारे डिफेंस कमेटी का चीफ था, पाकिस्तान ने नहीं बनाया था उसको अपने देश का, वहां तो गवर्नर जनरल जिन्ना ही खुद बन गया। तो ये हमने काफी सारी गलतियां की जिस वजह से कश्मीर का मामला जो है हमेशा ही बद से बदतर होता गया। और मैं आपको एक और चीज भी बताऊं, सबसे बड़ा इसमें तो कई सारी हैं, आपने यूनाइटेड नेशन ले गए, हमने अपने ट्रुप्स को पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब्जा नहीं करने दिया, फिर हम यूनाइटेड नेशन गए, वहां पर हमने सीज फायर एक्सेप्ट किया, फिर सीज फायर एक्सेप्ट करने के बाद हमने, जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के अंदर बोला कि एक पब्लिक एड्रेस, पब्लिक मीटिंग एड्रेस करी, बोला हम इसमें प्लेबिसाइड कराएंगे, आप लोगों की राय ले लेंगे, उसने पब्लिक स्टेटमेंट दी है। एक्सेशन हुआ तो एक्सेशन का डॉक्यूमेंट हर 575 रियासतें थी, राजे राजवाड़े थे, नवाब थे, उन्होंने सबके लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का, उसकी वर्डिंग भी एक ही थी। लेकिन जब महाराजा ने एक्सेशन किया तो डिफेंस कमेटी के अंदर जब भी उनका एक्सेशन आया तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने हाथ से उसमें लिखा सब्जेक्ट टू द डिटरमाइनिंग द विल ऑफ द पीपल, जबकि वो लिखना ही नहीं चाहिए था। उसका क्या मतलब था वो लिखने का, और वो किसने माना वो? क्योंकि उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने 23 दिसंबर 1947, मतलब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने के रेडर्स ने पाकिस्तान आर्मी के जनरल अकबर खान के नीचे हमला किया कश्मीर के ऊपर, और वो 26 अक्टूबर तक श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स तक पहुंचे थे। और जवाहरलाल नेहरू ने 23 दिसंबर को सरदार पटेल से कश्मीर का डिपार्टमेंट छीनकर उसको फॉरेन अफेयर्स में डाल दिया, और फॉरेन अफेयर्स में डालने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने ही सब कुछ किया, सरदार पटेल को उससे अलग कर दिया। तो सरदार पटेल ने बल्कि रिजाइन भी किया था, तो महात्मा गांधी ने बोला भाई ऐसा मत करो, छवि खराब हो जाएगी, कांग्रेस टूट जाएगी वगैरह वगैरह, तो उन्होंने रेजिग्नेशन वापस लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद वो पाकिस्तान के पास ही इलाका चला गया। आपकी यूनाइटेड नेशन में आप खुद चले गए, और वहां पर वेस्टर्न अलायंस ने आपके लिए इतनी सारी मुश्किलें पैदा करी कि आपको शेख अब्दुल्ला ने भी अब ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो कहा जी हम तो सिर्फ 3 चीजों पर हमने इल्हाक किया, एक्सेशन किया, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस, हम बाकी चीज में नहीं करते। तो नेहरू के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, वहां से वो यूनाइटेड नेशन में एम्बेरस हो रहा था, यहाँ से महाराजा हरि सिंह के साथ तो उसके बोर्ड्स ऑलरेडी बंद थे, क्योंकि वो उसने एंटी महाराजा हरि सिंह स्टांस लिया था पहले दिन से, वो उसके दुश्मन शेख अब्दुल्ला के साथ मिला हुआ था, तो उसके पास कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने बोला ठीक है ये हम करेंगे, अभी तो चलने दो, हम आर्टिकल 370 लगाते हैं। आर्टिकल 370 लगाया, वो दैट बिकेम अ मिलस्टोन अराउंड इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट एज सच। तो इस वजह से हमने काफी सारी गलतियां करी, लेकिन इन गलतियों को सुधारने का तो कई बार मौका मिला। 1971 वॉर जब हुआ, जब पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, हमारे पास 95,000 पाकिस्तानी ट्रुप्स थे, हमने कोई यूज नहीं किया उनका। शिमला में वी जस्ट रिटर्न्ड। हमने तो ये भी नहीं बोला कि एलसी को परमानेंट बॉर्डर बनाओ, हमने तो ये भी नहीं बोला आर्टिकल 370 हटाओ। तो हमने भी कमजोरियां बहुत दिखाई है, और ये कमजोरियां इस वजह से दिखाई है क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या, पॉलिटिकल प्रॉब्लम रही है, और वो है सेक्युलर वोट बैंक को बचाना। कि उन्होंने सोचा अगर हम कुछ कश्मीर के साथ करेंगे तो हमारा मुस्लिम वोट यहाँ खत्म हो जाएगा।
तो ये सारी चीजें जो है इसने कश्मीर की समस्या को बहुत ही कॉम्प्लिकेट किया, और इसका इंडिया को तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ा, लेकिन कश्मीरी पंडितों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जो लोग 5,000 साल से कश्मीर में रह रहे थे, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप्स में हैं, अभी भी बहुत है, और पूरे विश्व में वो फैल गए हैं। अपनी आइडेंटिटी खोई है उन्होंने, उन्हें अपने जो हमारे रिलीजियस साइट्स थे, हमारी जो ट्रेडिशन थे, वो सब खत्म हो रही हैं। एक एथनिक ग्रुप ही खत्म हो रहा है। तो ये हमारे साथ ये इतनी सारी समस्या हमने इंडिया ने खूब कंट्रीब्यूट किया इसको बनाने के लिए। सर आपने जिस तरह से बताया, आई थिंक हिस्ट्री जो है ना हमारे, एक तो हमको बचपन से एक गंदी आदत पड़ी है बोलने की हिस्ट्री बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा है यार हिस्ट्री अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग वही चीज दोबारा करेंगे और हमारी जिंदगियां खराब रहेंगी। इंडिया में भी देखिए, अगर डेवलपमेंट अगर आज हो रही है और चीजें हो रही हैं बिकॉज पीस एंड क्वाइट है, थोड़ा सा टेररिस्ट अटैक्स नहीं है, सो बाहर से भी चीजें आ रही हैं, अब आपके पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। कल को अगर यही बेवकूफी हम दोबारा करेंगे तो क्या आएगा सर? उसी उसमें सर, ये जो आपने बताया हमको अबाउट ये जो, आई मीन, टेरिबल इंसिडेंट्स बोलना तो बड़ा हल्का हल्का वर्ड रहेगा, एंड आई आई मेरे को इसके बारे में कोई वर्ड अच्छा सा ढूंढना पड़ेगा बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इन टू वर्ड्स सर। बट जो ग्राउंड रियलिटी आपने बताया कि आज थोड़ी थोड़ी उभर के बाहर आ रही है, थोड़े यूथ लीडर्स आ रहे हैं जिनके बारे में, जिनको आज हम टीवी पे भी देखते हैं, जो लोग फोर फ्रंट में रहते हैं अबाउट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आजकल थोड़े बहुत निकल रहे हैं बाहर। ये लोग जो बाहर निकल रहे हैं सर, आर दे अवेयर कि इनके नाम के ऊपर क्या क्या किया गया कश्मीर के अंदर, एंड ये लोग आगे अपना मैसेज दे सकते हैं सर? देखिए, आपने एक एक चीज तो आपने देखा होगा, टेलीविजन डिबेट्स में हो, राइटिंग में हो, कहीं पर भी बहुत कम लोग असलियत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है उनको नहीं मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। आपको एक उदाहरण देता हूं। जब भी कश्मीर के अंदर, अभी नहीं, आज से 20 साल पहले, जब इंसर्जेंसी 10 साल पुरानी थी, से 89 90 99 के 99 2000 के आसपास, जब 10 साल पुरानी इंसर्जेंसी थी, तो जब भी कश्मीर के अंदर जो हुर्रियत का लीडर था या इम्पोर्टेंट लीडर था, जो ये चाहता था कि भाई पाकिस्तान को बोलो गेट ऑफ आवर बैक, हम हिंदुस्तान के साथ जो ये कश्मीर का मामला है, हम हिंदुस्तान के साथ सॉर्ट आउट करेंगे, आप छोड़ दीजिए इसको। जब भी किसी ने इस बात को ओपनली तो कोई बोल ही नहीं सकता था, लेकिन जिसके ऊपर उनका विश्वास हट गया, ये तो हिंदुस्तान से बात करेगा, उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। गुलाम नबी लोन, जिसका बेटा वो सजाद लोन है, जब उसको मारा, क्यों मारा उसको? क्योंकि वो जब पीओके गए थे एक डेलीगेशन लेकर, तो वहां पर एक पार्टी हुई थी शाम को, तो उस पार्टी में वो जनरल मुशर्रफ भी आया था। तो उसने, और तब तक कश्मीर में खून बहुत बहा था, इनोसेंट लोग भी मारे जा रहे थे, न कोई मतलब था, क्यों क्रॉस फायरिंग में कोई भी मर जाता है। और वो किसी के ऊपर शक होता था ये हिंदुस्तानी है, उसको मारते थे, और उसमें हिंदू था ही नहीं, उसमें सब मुस्लिम मारे जा रहे थे, क्योंकि हिंदू तो सब भाग गए थे 91 92 में तक, तो सभी तकरीबन भाग गए थे। तो उन्होंने उनको बोला देखिए आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, हमें, हम अपना मसला खुद सॉर्ट आउट करेंगे। और क्या हुआ, अगले 5-6 दिन में जो वापस आ गए उनको मार दिया गया। सबको मालूम, उसके बेटे ने पब्लिक स्टेटमेंट दी, उसको आईएसआई ने मारा। फिर उसके ऊपर दबाव बढ़ गया, फिर वो प्रो पाकिस्तान बात करने लगा। मौलवी फारूक को उन्होंने मारा, उसको पूरी अब हिस्ट्री निकली हुई है, कौन आया था, कैसे आया था, क्यों मारा था, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसको उन्होंने मारा, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ये कश्मीर का मामला है, हम इंडिया और कश्मीर हम आपस में बातचीत करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसको खत्म कर दिया। काजी निसार था अनंतनाग का, उसको खत्म कर दिया। कई थे, कई, मैं आपको कई नाम गिनाता हूं जो भारत के साथ बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उनको एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि कश्मीरी जो है हिंदुस्तान के साथ बातचीत करे। उनको कश्मीरी से मतलब नहीं है, उनको कश्मीर की धरती से मतलब है, जमीन से मतलब है। और ये धारणा पाकिस्तान ने बनाई है
जब से पैदा पाकिस्तान में बच्चों को वही पढ़ाया जाता है स्कूल में, बच्चों को हिंदू के बरखिलाफ हेट्रेड पैदा की जाती है, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, तो कश्मीर हमारी शहरग है, ये सब स्टेटमेंट तो आपने हाईएस्ट लेवल पर सुनी होगी। तो ऐसी धारणा जो बनी है पाकिस्तान के अंदर, वो कश्मीर के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता है। कश्मीर का राग अलापने बगैर वो जिंदा रह ही नहीं सकता। कश्मीरियों का हाथ में है फैसला कि वो पाकिस्तान की बात सुने न सुने, लेकिन हाँ, काफी सारे लोग तो डर की वजह से नहीं मुंह खोल पाते, काफी तो आइडियोलॉजिकली अपने आप को पाकिस्तान का के साथी मानते हैं, वो नहीं मुंह खोलते। लेकिन और ये एक वजह है कि आपने कभी भी नहीं सुना होगा डिबेट में हो या कहीं पर सबको ब्लेम किया जाएगा। कश्मीरी पंडित इज टू बी ब्लेम, इंडिया इज टू बी ब्लेम, सिक्योरिटी फोर्सेस का ब्लेम है, सबको ब्लेम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को कभी नहीं ब्लेम करेंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा ये कि पाकिस्तान को ही ब्लेम, उनकी हिम्मत ही नहीं बढ़ती। तो ये जब तक, मैं मानता हूं कि जब तक ये वहां पर धारणा बैठेगी नहीं, स्टेबलाइज नहीं होगी, जब कश्मीरी जो है उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि पाकिस्तान के बरखिलाफ वो बोलना शुरू करेंगे, तब तक मैं मानता हूं कि कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं आएगी। पहली बात। दूसरी बात ये है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद मरने वाला तो है नहीं, ये तो हमें, ये तो इस्लामिक थॉट का एक इस्लामिक रिलीजियस थॉट का हिस्सा है, इनसेपरेबल हिस्सा है। तो आज पाकिस्तान कमजोर है ना, 89-90 में इंडिया कमजोर था और पाकिस्तान स्ट्रांग था, क्योंकि आपने जियाउल हक जब प्रेसिडेंट, उसने हुकूमत छीन ली भुट्टो से, उसको फांसी चढ़ा दिया, तो फिर उस टाइम मिलिटेंट रिवाइवल ऑफ इस्लाम स्टार्टेड, जो ईरान में शाह ईरान को हटा दिया गया, अयातुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक रूल वहां लगा दिया, सोवियत यूनियन जो है अफगानिस्तान में आ गई, अमेरिका ने पाकिस्तान इस्तेमाल करके वहां पर जिहाद चलाया, तो जियाउल हक जो है पाकिस्तान जो फ्रंटलाइन स्टेट बन गया अमेरिका की रेजिस्टेंस अगेंस्ट सोवियत यूनियन। तो इस पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान ने। और इंडिया में क्या हो रहा था, दिसंबर 84 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बना और 5 साल तक रहा वो, 89 तक, मतलब ये पूरा समय राजीव गांधी के समय पूरे 5 साल पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए कश्मीरी बच्चों को वहां लेकर उनको ट्रेन करने का, भेजने का, उनको अफगानिस्तान भेजने का पूरी प्रिपरेशन करी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं नहीं बोलूंगा पता नहीं था, उनको पता था, सब कुछ बताया जाता था, लेकिन वो एक्शन करने से डरते थे, सेक्युलर वोट न कहीं खराब हो। और जब राजीव गांधी के हाथ से ताकत चली गई, वो शुरू हो गया हंगामा कश्मीर में। और फिर आपने देखा हमारे इधर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी हुई, वीपी सिंह, देवेगौड़ा, ग्वाई के गुजराल, ये सब चंद्रशेखर, कितने प्रधानमंत्री, हमें 5-7 साल में 8-10 प्रधानमंत्री बन गए और इंस्टेबिलिटी आ गई। पाकिस्तान टॉप पे था इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज पॉलिटिकली, वेस्टर्न अलायंस का स्टालवर्ट एलाय था, तो उन्होंने ये किया और जिहाद का कंसेप्ट आगे बढ़ा दिया। तो ये इंडिया पाकिस्तान की इक्वेशन जो है और कश्मीर इसके बीच में, ये तब तक रहेगा जब तक हम ये हालात जो हैं ये ऐसे रहेंगे। अगर इंडिया कमजोर पड़ गया कभी, पाकिस्तान स्ट्रांग पड़ गया, तो कश्मीर में वही होगा। और मैं नहीं मानता हूं कि कश्मीरी अवाम जो है अपने इंडिपेंडेंट कोई उनका कोई भी स्टैंड है, वो यही देखते हैं दोनों में से कौन स्ट्रांग है तो उसकी साइड करो, और ये हमेशा ऐसा होता है। तो क्या हम समझते हैं कि अगर हम नॉर्मल सी स्टेट में लाएंगे तो इंडिया में हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, हमेशा इंडिया स्ट्रांग रहेगा। हमने आपने देखा हमारे देश के अंदर भी कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमेशा ऐसा होता रहता है कि कंट्राडिक्टरी पॉलिटिकल व्यूज हो। लेकिन इंडिया ने कंप्लीटली एक बहुत ही मजबूत ताकत बनाना पड़ेगा। एक कश्मीरी अवाम के जहन में एक बात डालनी पड़ेगी कि भाई पाकिस्तान के बस का नहीं है कश्मीर को छीनना, आपका फ्यूचर हमारे साथ ठीक है, हमारे यहाँ तो 150 मिलियन मुस्लिम रह रहे हैं, आप भी रह सकते हो, लेकिन इसको कश्मीरी अवाम के जहन में डालना ये एक हरक्यूलियन टास्क है, तब तक जब तक पाकिस्तान एज अ स्टेट जिंदा है। आपने ये भी बताया कि यूज किया जाता था इनको, एब्सोल्युटली यूज किया जाता था, ये जो फर्वर है, ये जो ये है, इसको पूरा यूज हुआ है और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। सर आई डोंट नो, आप कुछ थोड़ा ऑब्वियसली ज्यादा
ग्राउंड रियलिटी पता है, बट ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इन चीजों का, उसको चेंज करना टेक्स जनरेशंस। जो चीज आपने जैसे बताई कि ये इस्लामियत के ऊपर पूरी जो जंग लड़ी गई, बिकॉज कश्मीर तो एक, मेरे हिसाब से कश्मीर वाज अ, बोलते हैं ना, एक छोटा सा पॉन था इस पूरे गेम के अंदर। अगर वो कश्मीर नहीं होता तो कोई और चीज होती। बट ये इस्लामिक जो गेम खेली गई सर इंडिया के अंदर, जो रिसेंट एक इवेंट हुआ आर्टिकल 370 का सर, डू यू थिंक ये जो इस्लामी गेम जो खेली गई कश्मीर में, उसमें कुछ डेंट पड़ा सर आर्टिकल 370 हटाने से? एंड जो उसके बाद जो चीजें हुई उसके उसके अंदर, क्योंकि जो उस टाइम पे स्टेटमेंट्स आते थे कि भाई खून की नदियां बहेंगी, इफ नथिंग एल्स कश्मीर जलेगा, बट हुआ कुछ नहीं। तो ये मेरा जो आपसे सवाल है, इस जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया था उसके ऊपर 370 ने कुछ डेंट मारा था? देखिए, मेरे असेसमेंट के मुताबिक आर्टिकल 370 के हटाने से एक बहुत बड़ा डेंट लगा है, और वो साइकोलॉजिकल डेंट ज्यादा है रादर देन फिजिकल डेंट। साइकोलॉजिकल डेंट कैसे है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक कश्मीरी अवाम के अंदर, कश्मीरियों के अंदर एक बहुत दो चार चीजें ना इतनी सॉलिडिफाई हो गई हैं उनके दिमाग के अंदर, इतनी बैठी हुई हैं कि उनको निकालना बहुत मुश्किल था। सबसे पहले ये कि कश्मीरियों के बरखिलाफ इंडिया कभी भी सख्त कदम नहीं उठा सकता कलेक्टिवली। तो आर्टिकल 370 के बारे में आपने सुना होगा क्या क्या स्टेटमेंट दी थी। उमर अब्दुल्ला ने बोला मोदी के 100 साल जाने के बाद भी आर्टिकल 370 वहीं का वहीं रहेगा। महबूबा मुफ्ती ने बोला अगर आर्टिकल 370 जाएगा तो इंडिया के फ्लैग को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। ये कंधा देने वाला, पता नहीं आपको इसका मतलब मालूम है कि नहीं, ये कश्मीरी कहावत है। जब कोई मर जाता है तो उसको कंधे पर उठाना पड़ता है, उसकी लाश को, उसकी मैयत को, उसकी बॉडी को वो शमशान लेने के लिए या कब्रिस्तान लेने के लिए। तो वो कोई कंधा देने वाला नहीं हुई। वो दिस इज व्हाट शी वांटेड टू से। तो ऐसे हाईएस्ट लेवल पर फारूक अब्दुल्ला ने कई बार बोला कब इंडिया की हिम्मत नहीं है, मैं देखता हूं अगर इंडिया की हिम्मत है आर्टिकल 370। तो मतलब उनके दिल में ये बात बैठी हुई थी कि इंडिया जो है हमेशा हमें किड ग्लाव से ट्रीट करता है, डरता है हमारी स्टेटमेंट, डरता है हमसे, वो ये कभी नहीं कर सकता। तो जब आर्टिकल 370 हटा और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया और कश्मीर में भी कोई खून की नदियां नहीं बही, तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल डेंट तो है ही है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डेंट है। दूसरी बात, उनको ये मालूम था अरे आर्टिकल 370 हटेगा तो यहां से हिंदुस्तान के लोग जो है हिंदू आकर बसेंगे और यहाँ पर डेमोग्राफी बदली होगी। कोई ऐसा तो हुआ नहीं कुछ, क्योंकि आर्टिकल 370 हटा और वहां पर जमीन वगैरह लेने के लिए जमीन खरीदने के लिए आप फ्री है, कोई भी जा सकता है, लेकिन अपना पैसा कौन लगाएगा वहां पर जब तक सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं होती। इट्स लाइक एनी अदर स्टेट। ऐसे थोड़ी ना कि आप कर्नाटका में बैठे और बॉम्बे में जमीन खरीदो, कोई बैठे कोई ऐसे, तो इसमें टाइम लगता है। तो ये भी दूसरी बात हुई कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और तीसरी बात जो हुई उससे जो ज्यादा सबसे जरूरी है वो ये है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद वहां पर काफी सारे जो पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड ग्रुप्स थे वो एम्पावर हो गए पूरे स्टेट के अंदर। वो 4 जंग जो हमारी हुई है इंडिया पाकिस्तान, उनमें जो रिफ्यूजी रह रहे थे, जम्मू में 4-5 लाख रिफ्यूजी रह रहे थे, उनको वोट ही नहीं होता था वहां। वो सीआरपीएफ में तो भर्ती हो सकते, जेएनके पुलिस में नहीं भर्ती हो सकते थे। वो स्टेट असेंबली में इलेक्शन नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट कर सकते थे। कई सारे 10-15 तो मैं ऐसे आपको गिना दूंगा, ऐसे प्रोविजन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अप्लाई ही नहीं होते थे वहां पर। तो ये सारे ग्रुप जो हैं वो एम्पावर हो गए। दूसरा, उसके बाद इन्होंने डीडीसी इलेक्शन के, पंचायत इलेक्शन के। पहले क्या होता था, पहले मैं आपको बताता हूं। पहले होता था कश्मीर डिवीजन से, आपको पता है जेएनके में 3 डिवीजन थे, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। कश्मीर डिवीजन से मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन होती थी लेजिस्लेटिव असेंबली में।
तो वो हमेशा वो लोग जो है कश्मीरी कश्मीरी इंटरेस्ट को वो सबसे प्राथमिकता देते थे। जम्मू पैसा भी आता था, अगर 100 रुपया आता था, 70 रुपया कश्मीर में खर्च होता था और 30 रुपया लद्दाख और जम्मू के लिए। हालांकि एरिया जम्मू में बहुत है, पॉपुलेशन भी बाय एंड लार्ज तकरीबन सेम है, थोड़ी जम्मू में कम है। लद्दाख तो था ही बेचारा नेग्लेक्टेड। तो ये सारी चीजें जो हैं इस वजह से अब जो पंचायत इलेक्शन हुआ, डीडीसी इलेक्शन हुआ, अब ये लेजिस्लेटर के हाथ में तो कुछ नहीं है, पैसा सीधा इनके पास डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के पास जाता है, वहां 20-30 लोग बैठे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कहाँ पैसा खर्च होता है। तो डिवॉल्व तो हुआ पावर, पैसा भी जो है अब लोग में जाने लगा। और जो करप्शन था वहां पर, क्योंकि आपने देखिए, आपने कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल से कौन हुकूमत कर रहा था? या उबदला फैमिली या मुफ्ती फैमिली, यही तो कर रहे थे। बख्शी गुलाम मोहम्मद था एक, वो तो उसको तो जवाहरलाल नेहरू ने भगा दिया, कामराज प्लान के अंदर बोला उसको तुम रिजाइन करो, जबकि वो कांग्रेस का था ही नहीं, क्योंकि वो हिंदुस्तानी था। तो जवाहरलाल नेहरू की ये किसी को मालूम नहीं है। जवाहरलाल नेहरू से कोई पूछा भाई बख्शी गुलाम अहमद का क्या मतलब था कामराज प्लान के नीचे रिजाइन करने का? कामराज प्लान वाज ओनली एप्लीकेबल टू कांग्रेस, ही वाज फ्रॉम नेशनल कांग्रेस, उसको क्यों भगा दिया आपने? और फिर आपने इन्हीं को ले आया, प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स। तो इन्हीं फैमिलीज के हाथ में यही लोग रूल बनाते थे, यही पैसा खर्च करते थे, इन्हीं के जेबों में पैसा जाता था और जैसे मर्जी करे वैसे खर्च करते। तो ये बिलियनर्स बन गए, कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। अब सिचुएशन बदली है, अब कॉमन मैन के पास पैसा जा रहा है। आपने देखा होगा वहां पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है अभी। और महबूबा मुफ्ती कुछ भी बोले, लेकिन वहां पर आपने देखा होगा कई वीडियोस आए हैं जहां पर लोग खुश हैं जब इन लोगों के एनक्रोच लैंड से इनकी बिल्डिंगें हटाई जा रही है। क्योंकि कॉमन मैन तो हमेशा ये चाहेगा कि उसका भला हो, और कॉमन मैन मेजोरिटी में है, वेस्टेड इंटरेस्ट कम है, लेकिन बेवकूफ बनाने के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये चेंज तो डेफिनेटली आर्टिकल 370 हटाने के बाद आई है कि जो डिसएम्पावर्ड ग्रुप्स थे उनको एम्पावर पॉलिटिकली, दे हैव बीन एम्पावर्ड। दिस इज द बिगेस्ट डेंट दैट हैज बीन मेड इन द psychology of Kashmiri people who thought they are not Indians, who thought they can continue to oppose India all the time. तो ये एक डेंट तो हुआ है उनमें। ये आपने बड़ी अच्छी चीज बताई, क्योंकि जब तक ग्राउंड में जब इम्पैक्ट होगा किसी चीज का, जैसे पैसे आपने बताया जब जा रहे हैं, रोड बन रही है, स्कूल बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, जो ग्राउंड में आदमी है वो बोलेगा यार ये क्या हुआ है, कुछ कुछ तो। बिकॉज सी 370 जो भी कह लीजिए सर, एक पॉलिटिकल मूव थी। जो बेचारा कश्मीर में एक लोकल आदमी था, उसको तो पता नहीं ना ये हुआ क्या। हाँ ठीक है, कुछ कुछ हुआ है, बट जब तक उसको ये ग्राउंड इम्पैक्ट समझ में आएगा, वो तभी आएगा जब उसके पास कुछ रियलिटी उसके सामने आएगी सर। जो जो चीज आप बता रहे हैं सर, इसके बारे में मैं ऑब्वियसली, ये डिस्कशन तो सर एंडलेस है, बट आई लाइक टू आस्क यू अ लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस डिस्कशन। बट मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक्चुअली जब आप बोल रहे थे मेरे दिमाग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट आया, जिसके बारे में आपके साथ मैं अगला डिस्कशन करना चाहूंगा। क्योंकि देखिए सर, पाकिस्तान जो अभी, एंड मैं उसके बारे में थोड़ा सा हिंटर दे रहा हूं ताकि व्यूअर्स को लगे कि हाँ जी, ये अगला डिस्कशन में भी क्या आएगा। अभी जैसे ये सिचुएशन धीरे धीरे बदलेगी, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे सर। बट लास्ट सवाल जो मेरे को आपसे पूछना है सर, ये जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो आप चेंज बता रहे हैं ऑन ग्राउंड, लोगों को स्कूल खुलेंगे, एक तो आपने बताया अपने इनिशियल आंसर्स के अंदर कि सारे कश्मीरी पंडित जो थे वो टीचर्स थे, तो जब वो वहां से गए तो लिटरली पूरा एजुकेशन सिस्टम आपका ठप हो गया वहां पर। सो दिमाग तो ऑब्वियसली लोगों ने यूज नहीं करा, दे जस्ट केम इनटू द प्रोपेगेंडा ऑफ द एंटायर थिंग, एंड जो हो रहा था उसके सब में फ्लो में चलते रहे। दूसरा, बिकॉज देयर वाज नो एम्प्लॉयमेंट, पैसे जो भी पैसे देता था वो उसके वो शुरू हो जाते थे वैसे ही काम। अच्छा था बुरा था वो बाद में देखा सर। लेकिन आज जो चीज हम देख रहे हैं सर, सोशियो पॉलिटिकल चेंज जो आपने जिसके बारे में बात करी है, लेकिन फिर भी ये जो छोटे छोटे अटैक्स हो रहे हैं, छोटे तो नहीं है सर, बड़े सिग्निफिकेंट अटैक्स हैं, बट इन साइज देर आर स्मॉलर। एक सिंगल आदमी को किसी को मार देते हैं, दो आदमी को मार देते हैं। ये अटैक्स हो रहे हैं लोगों से जो ट्रेन टेररिस्ट नहीं है सर, ये हैं वही अपॉर्चुनिस्ट हैं जिनको कुछ पैसा दिया जाता है,
जिनको बोलते हैं भाई आप एक जाओ, ये ग्रेनेड पकड़ो, आपको 20,000 रुपए दूंगा, एक ये मार्केट में फेंक के चले जाओ। और ये आदमी आएगा, ये फेंकेगा, एक एक्सप्लोजन होगा, और ये वापस जाके सोसाइटी में अपना बैठ जाएगा। तो ये जो लोन वुल्फ टाइप अटैक्स हैं, ये तो सर ऐसा है, ये तो किसी आइडियोलॉजी के लिए कर रहे हैं कि पैसे के लिए कर रहे हैं, ये तो बड़ा डिफिकल्ट होगा एक्सप्लेन करने के लिए। बट सर जो ग्राउंड पे सिचुएशन चेंज हो रही है, जैसे आप अभी बता रहे थे, वुड दिस अफेक्ट दैट लोन वुल्फ? उस जो विल द सोसाइटी स्टार्ट सेइंग भैया बस बंद करो ये ड्रामा? देखिए, आफ्टर ऑल मैंने पहले भी आपका इसका थोड़ा-सा मैंने जवाब तो दिया था इस बात का। जब मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, आपको मालूम है, हमने भी पूरी लाइफ इंसर्जेंसी में बिताई है, वो कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकता लोकल सपोर्ट के बगैर, वो ग्रुप्स हो या इंडिविजुअल हो। उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, वो ऐसा तो है नहीं उसकी अपनी आर्मी है, डिपो है कहीं पर। वो लोकल सपोर्ट के लिए लोकल लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। उसको दवाई चाहिए, उसको राशन चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको न्यूज़ चाहिए, उसको रहने की जगह चाहिए। ये कहाँ से मिलता है उसको? वो लोकल सपोर्ट से मिलता है। लोकल सपोर्ट के बगैर एक मिलिटेंट इज़ लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। और जब भी ऐसा हो, जब भी लोकल सपोर्ट ड्राई हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज़ हो जाता है। इस वजह से मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि लोकल सपोर्ट काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। इस वजह से वहाँ पर इंसर्जेंसी में काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दे रही है। अब ये लोन वुल्फ अटैक है। ये लोन वुल्फ जो है, ये भी कोई अकेले में काम नहीं करता है। किसी का बेटा है ये, किसी का भाई है ये, किसी किसी स्कूल में पढ़ता है ये। बिकॉज़ ये हाइब्रिड वाले जो हैं, ये तो लाइक इट्स लाइक यू एंड मी, कि शाम को गए मार्केट, सामान खरीद के आ गए और रास्ते में किसी को मारा, घर चले गए। लेकिन ये ये भी काफ़ी देर तक चल नहीं सकेगा अगर लोकल सपोर्ट ड्राई अप हो जाएगा, और वो लोकल सपोर्ट ड्राई अप हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये इंडिविजुअल किलिंग्स जो है, इनको रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं मानता हूं कि कश्मीरी सोसाइटी के अंदर इनको भी, इनका भी जो सपोर्ट सिस्टम है वो खत्म होने वाला है, और इसमें टाइम लगेगा। और लेकिन गवर्नमेंट क्या एक्शन करता है, गवर्नमेंट का क्या रवैया है, उस पर काफी सारा निर्भर है। अभी आपने देखा होगा, जब 1991 में इंसर्जेंसी शुरू हुई, तो आपको एक भी मुस्लिम नहीं मिलेगा वहां पर जो ये नहीं कहेगा कि आजादी जो है अगले 2 महीने में आने वाली। वो पुलिस हो, जुडिशरी हो, कोई भी हो, आपको यही बोलेगा, अरे सर ये तो 2-3 महीने में हम आजाद हो जाएंगे, या पाकिस्तान बनने वाला है, कुछ बनने वाला है। अब वो स्थिति नहीं है। अब उनके दिमाग में बात चली गई कि 35 साल में जब सिचुएशन इतनी खराब थी, जब कोई सिक्योरिटी फोर्सेस ही नहीं थे। आजकल आरआर है वहां पर, आरआर तो 92 में रेज हुआ, उससे पहले कौन ट्रूप्स थे वहां पर? थे ही नहीं। सो दे हैड अ फील्ड डे। तो लेकिन मैं मानता हूं कि इसके लिए कोई प्री कंडीशंस हैं। सारी सबसे बड़ी प्री कंडीशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट और फेयर रहना है, उनने करप्शन हटाना है, डेवलपमेंट करनी है। जो सबवर्सिव एलिमेंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बैठे हैं, जिनको उन्होंने छाटा भी है, निकाला भी है, वो कंटिन्यू प्रोसेस होनी चाहिए। हम जो करते थे पहले, क्या होता था, जो हिंदुस्तान के बरखलाफ बात करता था, हम उसको तमगा पहनाते थे, हम उसको अवार्ड देते थे। वो नहीं होना चाहिए। जो इंडिया के बरखलाफ बात करेगा, जो पाकिस्तान के हित में बात करेगा, जो सेपरेटिज्म की बात करेगा, हम उसको आसमान पर चढ़ाते थे। वो नहीं होना चाहिए। उनकी जगह जेल में है। अब यासिन मलिक को देखो, बिटा कराटे को देखो, जेल में पड़े हुए हैं। अभी कई सारे हैं जेल में पड़े हुए। पहले हीरो बनते थे, प्राइम मिनिस्टर यासिन मलिक से मिलता था, आपने देखा होगा। वो जाकर हाफिज सईद से लाहौर में धरने पर बैठा, फिर यहां आकर प्राइम मिनिस्टर उसको बुलाता है। तो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता ना, जब एक स्टेट, इंडिया जैसा स्टेट, इतना पावरफुल स्टेट, ये मैसेज देता है कि ये हमारे हीरो हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग तो इन्हीं को फॉलो करेंगे। तो
इंडिया के ऊपर भी है, वो किस प्रकार से इस बात को देखता है, किस प्रकार से आगे बढ़ता है। और मुझे कोई शक नहीं है कि ये लून वुल्फ अटैक भी जो हैं बहुत कम हो जाएंगे। और एलिमिनेट तो मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि क्रिमिनल एलिमेंट्स भी फिर इसमें शामिल हो जाते हैं, और क्राइम तो आप कभी बंद कर ही नहीं सकते। लेकिन जो एक मुहिम के तौर पर चलाया जाता है, जो विच इज पार्ट ऑफ द तहरीक, दैट विल एंड, दैट मस्ट एंड इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स करेक्ट एक्शंस एंड कश्मीरी सोसाइटी इटसेल्फ डिसाइड्स कि भाई बहुत हो गया, हम अब ज्यादा खून यहाँ नहीं बहा सकते। आपने बड़ी पॉइंट की बात बोली सर कि ये जो सोसाइटल चेंज है, ये ऑब्वियसली ओवरनाइट तो होगा नहीं, बट क्योंकि जो जनरेशन, मैं क्या बोलूं सर, 6 साल पहले तक पत्थर फेंक रहे थे वो अभी भी हैं वहां पर, वो तो भगाए थोड़ी है हमने, हमने निकाले थोड़ी है उनको। सो कहीं ना कहीं दैट जो हेटरेट की फीलिंग है वो अंदर तो है। मैं हेटरेट वर्ड यूज कर रहा हूँ, थोड़ा लूजली यूज कर रहा हूँ सर, बट दैट फीलिंग इज स्टिल देयर। अब उसको रब ऑफ करना, ये करना तो काफी टाइम की बात है, इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी सिंपल। बट सर इन एनी केस, आपने जो आज बताया, ऑनेस्टली देयर आर सर्टेन थिंग्स जो पब्लिक डिस्कोर्स में है ही नहीं सर, ये तो। एंड मेरे हिसाब से दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आज लोग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, कि भाई एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्योंकि ये चीजें कोई टीवी डिबेट में बताएगा नहीं, वो तो एक दूसरे पे चिल्ला चिल्ला के ये वो करके निकल जाएंगे वहां से, और उसके बाद जो एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं पीछे बैठ के साथ में कॉफी पियेंगे या बाहर जाके साथ में डिनर खाएंगे और जाके वो कर लेते हैं, तो उनका तो बड़ा एक इकोसिस्टम टाइप है। ये इकोसिस्टम जो है सर, जो जिसको आई मीन आप जैसे लोग और बहुत सारे लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, by bringing out the reality into the world, into the discourse of India today, sir. For that, sir, I am very thankful, and for the time that you've given me, I am very very thankful, because ये चीजें समझने के लिए हमको थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं सोचेंगे, तब तक हमको ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। जैसे आपने बड़ा ही क्लियरली, आई थिंक इससे क्लियर कोई वर्ड्स बोल नहीं सकता है सर। Sir, thank you so much. As I mean, I am grateful that I've had this opportunity to talk to you, because, as I was saying, कुछ डिफरेंट बात होनी चाहिए कश्मीर के बारे में। कुछ डिफरेंस निकलना चाहिए, तभी जाके कुछ आगे कुछ होगा। मेरे पास भी काफी थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं सर जो उस रीजन से बिलोंग करते हैं, एंड काफी लोगों के मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। जब भी मैं कश्मीर के बारे में कोई वीडियो डालता हूँ तो काफी लोगों के सजेशंस भी आते हैं, कई लोग थोड़ा गुस्सा भी होते हैं, ठीक है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। बट इन एनी केस सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर इंटरेक्शन सर, आपसे सीखने के लिए, और ताकि हम लोग सीखें और हमारी जनरेशन वो बेवकूफी ना करे, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, जो पहले हुई थी। थैंक यू सर। थैंक यू आदि, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में और रिहेबिलिटेशन के बारे में कुछ नहीं पूछा, बिकॉज वो भी एक सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से, अगर मौका सर मिलेगा तो फिर हम आपसे वो तो बात करेंगे। करना ही है, वो तो ऐसा है ऑनेस्टली। ये तो मैं आपको पहले बोला था ना सर, ये आज का सिनेरियो मेरे को थोड़ा डिस्कस करना है, एक बेस बनाना है। अभी एक एक सब्जेक्ट को पीछे पकड़ के जाएंगे कि ये क्यों हुआ था, ये क्यों थैंक यू, हुआ था, और ये क्यों हुआ था, एंड आई वांट टू नमस्कार। लिटरली थ्रेडबेयर दिस एंटायर थिंग इन अ सीरीज वेयर, अगर किसी को इसके बारे में रिसर्च करनी है, वो मेरे चैनल या मेरी वेबसाइट पे जाके सिर्फ कश्मीर का फोल्डर खोले, उनको पूरा रिसर्च वहां मिलेगा, ताकि एक डिस्कशन में ब्रश ऑफ नहीं करना सर, पूरा आई वांट टू अंडरस्टैंड। एंड एज ए मैटर फैक्ट सर, मेरे को तो कश्मीरी सोसाइटी जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, कश्मीरी पंडित को हटा के वहां से जो पूरा सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन हुआ, बिकॉज जो कश्मीरी पंडित थे, जितना मेरी लिमिटेड नॉलेज है, दे वर द बैलेंसिंग फैक्टर्स, दे वर द मेन पीपल हु वर कैरियर्स ऑफ द नॉलेज। तो अगर आप नॉलेज ही निकाल दोगे, वहां से बचेगा क्या सर? सो व्हाई आर वी सो सरप्राइज दैट कश्मीर पूरा खराब हो गया था? इसके बारे में तो सर लंबी डिस्कशन करनी है। वो तो होगी होगी आप आपने मेरी किताब के बारे में कुछ सुना है? एब्सोल्युटली सर, मैंने आपकी किताब, मैं एक्चुअली मेरे ऑफिस में पढ़ी है, आई वुड नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर दैट इट देयर मतलब विद वो मी। बहुत डिटेल में मैंने उसको लिखा हुआ है। तो एनीवे, थैंक यू, आपने यू कॉल्ड मी एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे मौका दिया बातचीत करने का। कश्मीर एक बहुत लेयर्ड, मेनी लेयर्ड प्रॉब्लम है। एक यस। लेयर नहीं, आप एक लेयर को हटाओ तो आपको एक और लेयर ढूंढनी पड़ेगी, फिर एक और लेयर।
लेकिन मैं मानता हूं कि एक एम्बिवेलेंट एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, सटरफ्यूज, indecisiveness, wrong policies have also contributed to making Kashmir a very, very complicated issue. And but जरूरी है कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर मैं बताऊं कि कश्मीर की जो रियलिटी है उसको बाहर लाया जाए, क्योंकि नैरेटिव ही इतना गलत बनाया हुआ है, उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया है कि कश्मीर की जो रियलिटी है या तो वो डिसइंफॉर्मेशन में पर आधारित है या मिस इन्फॉर्मेशन में आधारित है। तो उसको ठीक करना, मुझे लगता है आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि आपने बोला कि हम बात करना चाहते हैं और नई नई चीजें बताना चाहते हैं जो नैरेटिव में थी नहीं अभी तक, हाँ उनको, जी। जो एक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उनको सामने लाना। और ये आपने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को बुलाने थैंक यू के सर। लिए। थैंक एंड यू सो मच। थैंक टू ऑल द व्यूअर्स, मैं सर की बुक्स का लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, सो प्लीज डू रीड देम। मैंने अभी तक आई हैव जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करना था इसके बारे में, बट मेरे दिमाग में एक वो चीज था कि आज समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे, जैसे आपने बोला, एक एक लेयर प्याज की खोलेंगे उसके बाद, एंड जब वो अंदर से जो निकलेगा, दैट वुड बी द रियल स्टोरी दैट वी वुड नीड टू टेल द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, कि भाई ये है एक्चुअल सिचुएशन, और इसके ऊपर इतने इतने सारे लेयर्स और इतना सारा कचरा डाला हुआ था कि अंदर की कहानी किसी को पता ही नहीं है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट, जब आप इतना लिखते हैं, काम करते हैं और बताते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू यू नेक्स्ट सर। टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू, जय थैंक्स अ हिंद लॉट। सर। नमस्कार, थैंक यू।